प्रेडिक्शंस होते हैं अर्थक्वेक्स के, अ, हम्म। वो हमारे पास उतना डेटा है नहीं, मतलब इसीलिए प्रेडिक्शन हम कर नहीं सकते हैं। जो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, वो हम्म। सारे जो फॉल्ट्स हैं, अगर उनकी कंबाइंड लेंथ को मिलाया जाए तो उसकी हम्म। लेंथ तो पता चले कि जमीन से चांद तक के फासले से भी ज्यादा होगी। तो ये यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये 4000 है। और ये सारी जगह पर ये फोर्स लगी हुई है। अब पता चले कि पहला अर्थक्वेक इधर आया, अब ओशियनिक क्रस्ट की एक प्लेट इस तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की आ रही है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है ना, वो असल में कम होती है और इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जब ये दोनों कोलाइड करेंगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी। और हाँ जो जी। जो आपने यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का लाइन दिखाया था, हम्म। उसी लाइन के ऊपर ही मैं रहता हूँ। हाँ। बोनाफाइड ही बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सर, मैं वैसे कुछ और पूछ रहा था, लेकिन एक बात मैं कह दूं। पिछले कॉलर जो बोल रहे थे, सैयद साहब, ठीक है। हमारे यहाँ जो दलितों और आदिवासियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, सब कुछ, लेकिन आज भी होता है। लेकिन जो एस सी एस टी प्रोटेक्शन लॉ पास हुआ पार्लियामेंट से हमारे, तो हम्म। उससे उससे जो दलित और आदिवासी वर्ग है, उनको 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 बहुत ज्यादा उससे अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत बहुत ज्यादा, मतलब प्रोटेक्शन के लिए एक 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 समाज में बदलाव हुआ। तो समाज में बदलाव इसी प्रकार से होता है, जब आप कानून पास करते हो और सामाजिक रूप से फिर चेंजेस आते हैं। तो सर, मैं जो अर्थक्वेक हुआ है तुर्की और सीरिया में, सर, सुन रहे हम्म। हैं? यस यस, सुन रहे हैं, करें बात। अच्छा। सर, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो प्रेडिक्शंस होते हैं अर्थक्वेक्स के, अ, हम्म। वो हमारे पास उतना डेटा है नहीं, मतलब इसीलिए प्रेडिक्शन हम कर नहीं सकते हैं। मतलब जैसे मौसम का हमारे पास अच्छा खासा डेटा होता है। हम पता लगा सकते हैं कि किस दिन कौन सा मौसम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा डेटा होता है। लेकिन अर्थक्वेक्स को लेके, भूकंप को लेके हमारे पास उतना डेटा नहीं होता। नहीं, तो मैं आपको यहां पे करेक्ट कर दूं। हाँ। अर्थक्वेक्स का चाहे हमारे पास जितना भी डाटा हो कि यहाँ यहाँ पे फलां अर्थक्वेक फलां टाइम पे आया था, उससे आप ये हाँ। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल को अर्थक्वेक कहाँ आएगा, कितने मैग्नीट्यूड का आएगा, उसकी डेप्थ कितनी होगी। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता प्रिडिक्ट। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं आया जिससे आप ये बता सकें कि आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद फलां जगह पे इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा। ऐसे नहीं होता। ठीक है जी। फिर कैसे होता है समझ सर, गए? थोड़ा समझाएंगे? नहीं, मतलब ये नहीं हो सकता प्रिडिक्ट। आपको ये बताया जा सकता है कि कुराक्रम, आपको ये बताया जा सकता है कि नेपाल में अगले 50 साल में मैग्नीट्यूड 7.5 का एक अर्थक्वेक आएगा। अगले 50 साल में मैग्नीट्यूड 5 के 20 अर्थक्वेक्स आएंगे। ये बताया जा सकता है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। समझ गए आप? हाँ हाँ, ठीक समझ है। गया हूँ सर। तो ये नहीं हो सकता। ये अभी तो इसका कोई तरीका नहीं है और मेरे जहन में कोई लाइन भी ऐसी नहीं है कि जिसकी बेस के ऊपर हम ये कह सकेंगे कल को अर्थ को इस तरह से प्रिडिक्ट हुआ करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है। लेकिन गालिब ये इसके प्रॉब्लम ऊपर ये भी कोई तो है ना कि हमने अर्थ रिसर्च भी के नहीं हो रहे है सर? यार, रिसर्च इस बारे में जो हो रही है उनका मुझे पता है, आइडिया है कि किस डायरेक्शन में रिसर्च हो रही है, मगर प्रॉब्लम यह है कि ये जो फॉल्ट लाइंस होती हैं ये कितनी लंबी होती हैं। जो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, वो हम्म। सारे जो फॉल्ट्स हैं, अगर उनकी कंबाइंड लेंथ को मिलाया जाए तो उसकी हम्म। लेंथ तो पता चले कि जमीन से चांद तक के फासले से भी ज्यादा होगी। और फिर उसको मॉनिटर करने का कोई तरीका आपके पास नहीं है। ठीक है।
क्योंकि फॉल्ट आप ये ना समझेंगे वहां पे फॉल्ट एक ही होगा जो कश्मीर से शुरू होगा और जाके नेपाल में खत्म होगा या नेपाल से आगे बांग्लादेश में कहीं खत्म होगा। नहीं भाई, इसके अलोंग पता नहीं कितने फॉल्ट्स होंगे जमीन के अंदर, और उनमें से कोई भी किसी भी टाइम एक्टिवेट हो सकता है। हमें एग्जैक्टली ये भी नहीं पता होता कि इस टाइम सबसे ज्यादा फोर्स कहां पे लग रही है और कहां पे फोर्स, क्योंकि ये क्या होता है, दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, आपस में एक दूसरे को पुश कर रही है। टकराना जो है वो हम एक नॉर्मल लैंग्वेज की बात है जो हम यूज करते हैं। तो ये दोनों प्लेट्स आपस में पुश कर रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो मतलब ये ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ, कैमरा ऑन करूंगा तो आपको समझ आएगी। अब ये मेरे दो उंगलियां आपस में पुश करने लग गए, मैं इधर से भी जोर से पुश कर रहा हूं, इधर से भी जोर से पुश कर रहा हूं। अब मैं करता जा रहा हूं, कोई एक वक्त आना है कि इसने यूं स्लिप करना है, ठीक है। अब मैं ये तो दोनों मेरे हाथ में सेंस कर सकता हूं ना, अब जमीन में कौन सेंस करेगा? हमें पता ही नहीं है कि कहां पे प्रेशर लग रहा है, किस जगह पे लग रहा है, क्योंकि होता ये जर्क है। पहले एक तरफ से रॉक्स हैं, दूसरी तरफ से रॉक्स हैं, और वो रॉक्स कितने बड़े हैं कि पता चले कि वो आपके पूरे पंजाब जितना एक रॉक की शीट है नीचे जो आपस में जुड़ी हुई है सारी, और वो एक एक दूसरी के अगेंस्ट पुश कर रही है। अब उसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, कितनी टेंशन पे जाके उसने ब्रेक होना है, कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर उसने जाके ब्रेक होना है, और पता चले इतनी लंबी बाउंड्री है, और उसमें से फर्ज करो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अर्थक्वेक कश्मीर में आएगा, अर्थक्वेक नेपाल में आ रहा है, आपको क्या पता कि कहां पे आ रहा है? इस तरह नहीं होता ना, बहुत मुश्किल बात है। ये जो जियोलॉजी है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स की गेम है। हमें यह पता है कि अगले मिलियन ईयर्स में ये प्लेट्स एक दूसरे से कितनी ज्यादा आगे पीछे जाएंगी और कंबाइंड तौर पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी उससे, मगर आप ये नहीं बता सकते कि फलां अर्थक्वेक फलां दिन आएगा, ऐसे कभी नहीं होता। लेकिन गालिब प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि हमने अभी तक सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा होल आज तक सबसे जो डीपेस्ट बनाया है। इट्स वेरी हार्ड टू डू। नहीं, मगर अर्थक्वेक सेismology से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, नहीं, अर्थक्वेक सेismology से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं। खैर, हो सकता है बात ना समझ आई हो, वैसे ही अभी अर्थक्वेक की बात चली हुई है, तो मेरे ख्याल है ये भी समझा ही दिया जाए कि किस तरह से ये होगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूं अभी कि ये क्या है। ये कोई ऐसे बात नहीं है, ठीक है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है, और ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है अभी कि जिसके अंदर आप फिजिक्स की तरह ये बता दें कि फलां जगह पे फलां चीज हो जाएगी फलां टाइम पे, ठीक है। ये इस तरह का काम नहीं है, ये बहुत बड़े सिस्टम्स हैं। ये जमीन की सबसे बड़ी फोर्स जो है वो ये क्रस्ट की मूवमेंट है, ठीक है, और ये इतना बड़ा फिनोमेना है कि इसको स्टडी करना, अब मैं अगर इंडिया पाकिस्तान के सेंस में ही आपको बताऊं तो अभी आपको समझ आ जाएगी कि गेम क्या है। ये देखें, ये हमारा इंडिया पाकिस्तान है, ये यहां से हमारे नॉर्थ में ये हमारी यूरेशियन प्लेट जा रही है, ठीक है, और ये आपका पाकिस्तान है, और यहां से नीचे इधर से ये इंडिया यूं है। अब ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, ये जो सारी है ना ये बाउंड्री, ये इंडियन प्लेट की बाउंड्री, ठीक है, ये यहां से यूं पुश कर रही है, ठीक है, ये इसके नीचे जा रही है, और यूरेशियन प्लेट यहां से यूं पुश कर रही है। अब ये यहां से लेके इस पॉइंट से लेके, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मेरे ख्याल में ये कम से कम भी कोई शायद कोई 4-1000 किलोमीटर तो होगा। आई डोंट नो कि कितना है, करेक्ट कर लीजिएगा, इसे फिगरेटिवली लें, वो ना करें, ठीक है। तो ये यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये 4000 है, और ये सारी जगह पर ये फोर्स लगी हुई है। अब पता चले कि पहला अर्थक्वेक इधर आया, ठीक है, ये आया जी 1910 में, ये भी फिगरेटिवली लेना, ठीक है। दूसरा यहां पे आया, ये आया 1950 में, बहुत बड़ा, यानी ये 7.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स की बात हो रही है, ठीक है। तीसरा यहां पे आया है, चौथा ये नेपाल में आ गया था एक, ठीक है। तो भाई ये अर्थक्वेक सारे बार बार इस लाइन के ऊपर कहीं भी आने हैं, हमें नहीं पता कब कौन सा अर्थक्वेक कहां पे आना है, क्योंकि ये यहां से ये करता रहेगा पुश, इसको यहां पे एनर्जी बनती रहेगी, और एक वक्त नीचे जमीन के अंदर रॉक्स हैं जिन्होंने टूटना है, जिन्होंने डिफॉर्म होना है बहुत बड़े लेवल पे, और वो किस तरह किस वक्त होते हैं हमें कोई पता नहीं है, वो किस टाइम होते हैं। हाँ, सेismology से आप अंदाजे लगा सकते हैं कि ये फोर्स कितनी है, मगर कोई भी नहीं कर, ये जो सारी फोर्स जो यहां से लग रही है इधर से यूं नीचे से जाने वाली, ये तो मेरे ख्याल है ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बराबर ये फोर्स होगी जितनी ये लग रही है। ये जमीन के ऊपर सबसे बड़ी फोर्स है। एटमॉस्फेयर के अंदर तूफान, साइक्लोन, समंदर के अंदर सुनामीज, दे आर नथिंग एज कंपेयर टू दिस फोर्स। जितनी फोर्स यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे सबडक्शन जोन के अंदर, और ये सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन का मतलब ये होता है
कि दो ऐसी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे जा रही हैं जो कि दोनों ही लाइट प्लेट्स हैं। तो ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स लग रही है इस टाइम, ये दुनिया में जमीन के ऊपर इससे बड़ा सबडक्शन जोन अभी कोई नहीं है। और सबडक्शन सबसे वायलेंट किस्म की या सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होती है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक जोन जो है ना, वो हमारे पास है, जो कश्मीर अफगानिस्तान से शुरू होता है और वो जाता है, वो नेपाल से आगे जाके बांग्लादेश में खत्म होता है, जहां पे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। अब तुर्की में भी ऐसा एक सबडक्शन जोन है, मुझे प्लेट्स नहीं याद कि वो कौन सी हैं, मुझे देखना पड़ेगा, मगर वो भी बहुत खतरनाक एक सिस्टम है जो वहां पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो कोई आसान नहीं है वो भी, ठीक है। गालिब ये पैसिफिक रिम से ज्यादा फोर्स है इधर। पैसिफिक रिम के अंदर एक तरफ सबडक्शन हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो आपके पास क्या उसे कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया है, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है जिसके अंदर दोनों दूर जाती हैं। वहां पे वल्कनिज्म होता है, वल्कनिज्म से अर्थक्वेक्स आते हैं, पर वो उतने बड़े अर्थक्वेक्स नहीं होते जितने सबडक्शन से आते हैं। सबडक्शन का मतलब ये है कि देखें, असल में दो किस्म के क्रस्ट होते हैं, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशियानिक क्रस्ट। और ओशियानिक क्रस्ट जो होता है ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर किसी जगह पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट की आपस में कोलिजन हो जाए ना, क्योंकि अब ये ओशियानिक क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी है मुझे याद नहीं है, पता नहीं 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 6 पता नहीं, इस तरह कुछ काफी ज्यादा है उसकी ना। ये कॉन्टिनेंट, ये ओशियानिक क्रस्ट है, ठीक है। अब ओशियानिक क्रस्ट की एक प्लेट इस तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की आ रही है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है ना, वो असल में कम होती है और इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जब ये दोनों कोलाइड करेंगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी और ये ऊपर उठने लग जाएगी, क्योंकि ये इससे लाइट है। मगर जहां पे दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं, अब जो यूरेशियन प्लेट है वो भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और इंडियन प्लेट जो है ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब जब ये दोनों आपस में टकरा रही है ना, तो अब मसला ये है कि ये दोनों ही लाइट डेंसिटी वाली है, इसलिए इन दोनों में से कोई भी नीचे नहीं जाना चाहती। इसकी वजह से फिर फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, जो कुराक्रम है वो है। मैं ऐसा करता हूं, मैं एक वीडियो मोनोलॉग जो है ना बना देता हूं टर्की के अर्थक्वेक के ऊपर, देखता हूं कौन सी प्लेट्स हैं वहां पे, कौन सा फॉल्ट एक्टिवेट हुआ है, मैं बना देता हूं एक वीडियो। तो ये दोनों ही, इन दोनों में से कोई भी नीचे नहीं जाना चाहती दूसरे के, ये भी नीचे नहीं जाना चाहती और ये भी नीचे नहीं जाना चाहती, ये दोनों ऊपर ही जाना चाहती हैं। इसलिए यहां पे माउंटेन्स बनाएंगी सारे, ठीक है, इस जगह पे। और क्योंकि ये दोनों ही नीचे नहीं जाना चाहती, इसलिए ये बजाय, जब एक प्लेट नीचे चली जाती है ना यूं करके, तो वो चली जाती है मांटल के अंदर वापस नीचे। जब वो मांटल के अंदर नीचे वापस जाती है ना, तो सारी फोर्स, इसका नीचे जाना इजी हो गया, अब ये जल्दी जल्दी नीचे जाने लग जाएगी और ये बस ऊपर यूं चलती जाएगी। तो इसलिए, और फिर दूसरी बात यह है कि इसका ये एंड जो है ना, ये नीचे मांटल में लावा वगैरह मैग्मा, ये इसको डिसॉल्व करना शुरू कर देता है आखिरकार, इसलिए फोर्स खुद ही खत्म होने लग जाती है यहां पे। मगर ये वाली जब दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की आपस में जाती हैं, तो इन दोनों में से कोई भी मांटल में जाना नहीं चाहती, क्योंकि मांटल का जो अंदर मटेरियल है, मैग्मा जो है, वो खुद इन प्लेट से डेंस है। इसलिए ये जैसे पानी के ऊपर लकड़ी तैरती रहती है ना, वो लकड़ी पानी से कम डेंस होती है। तो लकड़ी को आप डुबोएं तो आपको डुबोने पे फोर्स लगती है लकड़ी को, यानी अगर आप एक लकड़ी का लॉग है, पानी के अंदर आप डुबोएं उसको, तो आपको फोर्स लगा के उसको डुबोना पड़ता है। इसी तरह जो मैग्मा है मांटल के अंदर नीचे, मैग्मा जो है वो, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर होता है उससे ज्यादा ये डेंस होता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। ये अब इसके अंदर डूब नहीं सकती, इसलिए ये नीचे से ये भी एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है और ऊपर से दूसरी जो है ना, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की प्लेट, वो भी ऊपर को यूं जा रही है, ये यूं जा रही है, ये यूं जा रही है, और ये बेसिकली एक दूसरे को उठाना चाहती बस। तो ये सारी फोर्सेस यहाँ पे इतनी ज्यादा फोर्सेस एक्युमुलेट हो जाती हैं कि बाद में वो सिर्फ वायलेंट किस्म के अर्थक्वेक्स में और फोल्ड माउंटेन्स के राइजिंग में ही काम करती हैं बस। तो इसलिए सबसे वायलेंट किस्म की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। क्वेश्चन है गालिब, अगर जो अर्थक्वेक फ्रेंडली बिल्डिंग्स होती हैं, जो मटेरियल यूज करते हैं जिसमें थोड़ी वॉबलिंग की कैपेसिटी होती है, तो टर्की पे ये क्रिटिसिज्म अभी आ रहा है कि दैट देयर बिल्डिंग कंट्रोल स्टैंडर्ड्स सेismic कोड्स को नहीं फॉलो कर रहे थे। मैंने शुरू में ये बात की थी आज स्ट्रीम के शुरू में, मैंने स्ट्रीम के शुरू में ये बात की थी आज
कि साइज्मिक कोड्स को वो प्रॉपरली नहीं कर रहे। साइज्मिक कोड्स में क्या क्या आता है, आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ बताई जाती है, आपको ये बताया जाता है कि आपने रीबार या सरिया कैसा यूज करना है, आपको ये बता दिया जाता है कि पिलर कम से कम पिलर की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इवन के ईंटें किस किस्म की इस्तेमाल करनी है वो बताया जाता है, सीमेंट किस तरह से मिक्स करना है ये भी साइज्मिक कोड्स के अंदर लिखा होता है। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे साइज्मिक कोड्स नहीं होते, ठीक है। आप इंडिया के साउथ में तो आप 6 इंच का लेंटर डाल के या 10 इंच का लेंटर डाल के गुजारा कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान के नॉर्थ में आपको या इंडिया के नॉर्थ में आपको 12 इंच का 14 इंच का लेंटर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर बिल्डिंग नहीं चल सकती। आपको सरिया एक खास किस्म के डायमीटर का और एक खास किस्म का सरिया डालना पड़ेगा, वरना उसके बगैर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। तीसरी बात है, सिर्फ रिजिडिटी ही नहीं देखनी, इवन कि आपको यह भी बताना पड़ता है कि इससे ज्यादा टॉल बिल्डिंग्स आप नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे तो फलां उसके अंदर करेंगे। आप बुर्ज खलीफा इस्लामाबाद में नहीं बना सकते, क्योंकि उधर 4 का मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का भी बुर्ज खलीफा आएगा ना तो वो गिर जाएगा। और अगर आपको बुर्ज खलीफा के जितनी ऊंची बिल्डिंग इस्लामाबाद में बनानी है तो आपको उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो किस लेवल की, उसके अंदर उसका पता चले कंक्रीट पिलर ही पता नहीं कितना ऊंचा हो, ठीक है, कितना चौड़ा हो। तो ये साइज्मिक कोड्स फिर देखने पड़ते हैं। इंजीनियर्स को ये सारी बातें पता होती हैं, मुझे इसकी ऊपर की बातें पता है, मुझे इसकी डेप्थ नहीं पता। कभी कोई गालिब एक और चीज है, अगर आप एक और वीडियो बना सके पेंजिया के ऊपर, ये जो अर्थ का जो है लैंड, जब ये जुड़ते हैं कॉन्टिनेंट्स जो सेपरेट होते हैं, क्योंकि सारी चीजें उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा पेंजिया। चलें इसको भी देखते हैं, ठीक है। कोई और बात आपने करनी है बोनाफाइड? सर जो आपने यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का लाइन दिखाया था, उसी लाइन के ऊपर ही मैं रहता हूँ। हाँ, तो ठीक है, तो एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा कहाँ रहता हूँ, लेकिन उसी लाइन के ऊपर। तो उस लाइन के ऊपर आपको क्या अंदाजा है कि कितनी ऊंची बिल्डिंग होनी चाहिए, और मतलब आपके हिसाब से? ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपको एक सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर ही बताएगा। उसको बिल्कुल एग्जैक्टली पता, आपके इलाके में जो सिविल इंजीनियर होगा उसे एग्जैक्टली पता होगा कि यहाँ के साइज्मिक कोड्स क्या हैं और बिल्डिंग्स किन कोड्स के मुताबिक बनानी है, वो बताएगा, वो उस चीज का एक्सपर्ट है। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, इतना अर्थक्वेक जो होगा वो क्या करेगा, मतलब मैं आपको छोटी मोटी बातें बता सकता हूँ। मैं आपको आपके एरिया का स्पेसिफिक कुछ भी नहीं बता सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। जैसे सर एक चीज है बोनाफाइड कि टोक्यो के अंदर हाईएस्ट स्ट्रक्चर जो है ना वो 2000 फुट के करीब है, जो टोक्यो के अंदर। हाँ, मैं अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि जापान में इतनी भूकंप आते हैं और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, लेकिन वो एकदम मतलब फ्लेक्सिबली पूरा एकदम मतलब पूरा हिलती है लेकिन गिरती नहीं है। हाँ ना, तो वो साइज्मिक कोड्स जो उनके हैं उनके मुताबिक बिल्डिंग बनाते हैं। अब टर्की में क्या हुआ होगा, साइज्मिक कोड को लोग क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि पैसे ज्यादा लगते हैं बिल्डिंग बनाने पे। आपको ये याद रखें, अगर अर्थक्वेक एरिया तो आपको वहां पे इंजीनियर हायर करके वही आपको बताएगा कि आपने ऐसे बिल्डिंग बनानी है। और फिर ये भी याद रखें, करप्शन भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हर जगह की एक बिल्डिंग इंस्पेक्शन का पूरा सिस्टम होता है ना, सिविल एक वो होती है ना जो कि देखती है, बिल्डिंग कोड्स को मॉनिटर करता है, हर शहर के होते हैं। अब इस्लामाबाद पिंडी पाकिस्तान के अंदर रिश्वत देके आप कुछ भी पास करवा सकते हैं, कैसी भी बिल्डिंग जो सही नहीं भी बनी हुई। हो सकता है टर्की में भी कुछ ऐसा काम चल रहा हो, इसीलिए जो साइज्मिक कोड्स के मुताबिक बिल्डिंग्स नहीं बनी। ये वजह एक बहुत बड़ी, इसीलिए क्रिटिसिज्म आ रहा है। जो वो क्रिटिसिज्म की आप बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही बात है। समझ गए आप? इसी वजह से इंडोनेशिया में जो बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स है ना, दे वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज़ दे फॉल ऑन दैट बेल्ट जहां पर इट्स अर्थक्वेक प्रोन। वो रिंग ऑफ फायर में आते हैं ना जी, रिंग ऑफ फायर, जो पैसिफिक प्लेट का चारों तरफ जो है वो रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिम जिसको कहते हैं, वो टोंगा आइलैंड। तो वहां पर ऑब्वियसली द स्टैंडर्ड्स आर मच मोर सिवियर कंपेयर्ड टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और चले बोनाफाइड, थैंक यू, फिर करेंगे बात आपसे। ठीक है सर, शुक्रिया सर, सबको शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।